देखो, हमें पढ़ना है हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15। कल ये मैंने पढ़ाया था, लेकिन आज इसे खत्म करना है। ध्यान देना मेरी बात पर, जो भी मैं बोलूं। देखो, ये थे हाइड्राइड NH3, CH3, ASH3, SBH3, BIH3। तो मैंने इसको पहले तो बॉन्ड एंगल बताया था कि भाई इसका 160 डिग्री है और इनका ऑलमोस्ट 90 डिग्री है, क्योंकि इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। ये याद रखना। तो बॉन्ड एंगल घट रहा है इस ऑर्डर में, तो ये ऑर्डर भी याद रखना है और ये भी बात याद रखनी है। तो ये बॉन्ड एंगल ऐसे घट रहा है, तो ऑर्डर बहुत आते हैं पेपर में। तो ये तो पहला हो गया। अब देखना अगली चीज, भाई मेल्टिंग पॉइंट समझना। 100% श्योर हूं मैं क्वेश्चन आएगा, कोई 1% भी मेरे को डाउट नहीं है। देखिए, NH3, CH3, ASH3, SBH3, BIH3। सुनना मेरी बात ध्यान से। तो मैंने तुम्हें एक दिन ये बताया था कि कोई भी मॉलिक्यूल हो, जैसे इसे ले लो PS3 को, आराम से समझना पड़ेगा। PS3, इसमें फॉस्फोरस पे प्लस है, नहीं नहीं माइनस है, हाइड्रोजन पे प्लस है, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और फॉस्फोरस की माइनस है। ये हाइड्रोजन की प्लस है, फॉस्फोरस की माइनस है। अब ये माइनस, ये प्लस, तो ये माइनस, ये प्लस, तो ये ऐसे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी इनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। लेकिन कभी भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का यूज नहीं होगा पी ब्लॉक एलिमेंट में। तो एक चीज बड़ी आसान है यहाँ पर। देखो, बेशक हमें पता है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, लेकिन हमें ये भी तो पता है कि इनके बीच वंडरवॉल अट्रैक्शन है। चाहे कैसा भी मॉलिक्यूल हो, हर मॉलिक्यूल के बीच वंडरवॉल अट्रैक्शन होता है। ये पढ़ा है ना आपने, पहले ये बताइए, फिर ये टॉपिक जल्दी हो जाएगा। ये बताइए, याद है आपको कि वंडरवॉल अट्रैक्शन होता है? हाँ। तो फिर ये डाइपोल डाइपोल के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? सीधा सीधा लिखेंगे कि, मैं लिख के बताऊंगा फिर फाइनल कर दूंगा मैं, तब पूछूंगा। देखो, इस तरफ जा रहे हैं तो सेंट्रल एटम का साइज बढ़ रहा है। नाइट्रोजन से बड़ा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से बड़ा आर्सेनिक, आर्सेनिक से बड़ा एंटीमनी, एंटीमनी से बड़ा बिस्मिथ। तो ये क्लियर है कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो रहा है। मॉलिक्यूल का साइज बढ़ रहा है। अगर मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा
तो वंडरवॉल अट्रैक्शन बढ़ेगा, वंडरवॉल अट्रैक्शन इंक्रीज। तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल अगर बढ़ेगा तो वंडरवॉल अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। अब एक आराम से बात सुनना, क्योंकि जितने भी टॉपिक इसमें मैं पढ़ाऊंगा वो सब रिपीट होंगे ग्रुप 16 में, तो ऐसा हम कोई काम ही नहीं करेंगे कि बाद में परेशानी हो, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुन लो। तो इसका मतलब इसमें वीक वंडरवॉल है क्योंकि ये छोटा मॉलिक्यूल है, और इसमें हाई वंडरवॉल होगा क्योंकि ये बड़ा है। लेकिन ये समझना कि वंडरवॉल ऐसे नहीं, इस पे समझो कि भाई NH3 के बीच वीक वंडरवॉल है, इनके बीच होता है, और BiS3 के बीच वंडरवॉल ज्यादा है। ये हमने समझा, हमेशा वंडरवॉल से ही समझेंगे हमेशा। एक चीज बड़ी आसान है इसमें, लेकिन ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर में एक छोटी सी गड़बड़ी है, बड़ी नहीं लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ी है। वो ये है भाई, बिस्मिथ का तो पता ही नहीं है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग तो पता है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट नहीं पता, लेकिन ये अभी भी सही लिखता है। तो बिस्मिथ को नहीं हटाना है, मीनिंग बिस्मिथ नहीं आएगा, SbH3 ले लो, इसका अननोन है मेल्टिंग पॉइंट, तो इसमें हाई वंडरवॉल है। तो सुनना मेरी बात, क्या करना है। तो वैसे अगर आप वंडरवॉल के हिसाब से देखें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए था और इसका सबसे ज्यादा, है ना, क्योंकि इसमें वंडरवॉल ज्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट, इन्हें अलग करना आसान है, इन्हें अलग करना मुश्किल है। लेकिन ऑर्डर में एक गड़बड़ी है, यहां तक तो ठीक है भाई, PH3 से ज्यादा है ASH3 का, ASH3 से ज्यादा है SbH3 का, और NH3 का सबसे कम होना चाहिए MPBP, क्योंकि इसका साइज छोटा है। लेकिन इसकी जगह NH3 यहां है, यानी सबसे ज्यादा, जबकि इसका साइज छोटा है। तो इंस्टेड ऑफ स्मॉल साइज, तो साइज छोटा होने के बावजूद वंडरवॉल अट्रैक्शन, इंस्टेड ऑफ स्मॉल साइज MPBP इज हाई। तो ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, इसे याद भी किया जा सकता है। जैसे ये ऐसा क्वेश्चन है जो फेमस है, क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, जो कि काफी ज्यादा होती है। बस आराम से जैसे कोई नाटक देखते हैं ना, ऐसे मेरी बात सुनना अगर इस चैप्टर को समझना है तो। इसकी 2.01 के करीब होती है, 1 के, यानी काफी डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। ये काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसकी काफी कम, तो काफी ज्यादा माइनस और प्लस डेवलप हो जाता है। अब ये प्लस माइनस बगल वाले मॉलिक्यूल के प्लस माइनस को अट्रैक्ट कर लेता है तो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही, मगर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में अगर पॉजिटिव पार्ट H हो, कई बार बोल चुका हूं मैं, अगर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आपको दिख रहा हो और पॉजिटिव पार्ट H हो और नेगेटिव पार्ट में, पॉजिटिव पार्ट H है, नेगेटिव पार्ट में N हो, O हो या F हो, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव पार्ट में H हो, नेगेटिव पार्ट में N हो, O हो या F हो, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है और ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है। समझ गए मेरी बात। तो इसलिए ऑर्डर देखा तुमने, यहां होना चाहिए था NH3, मगर वहां है, समझ रहा, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। समझ गए। अब ये बता दो जल्दी से, ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी।
हाँ तो बस जल्दी। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, स्क्रीनशॉट लो इसका। यही टॉपिक रहेगा अभी, ध्यान देना इन सभी बातों पर। ऑर्डर याद करना है, टेबल आपको मैंने बता दी थी कल, इस टेबल पर नजर रखनी है, क्वेश्चन आएगा, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। जितना भी ये पेपर तक हो जाता है, काफी हो जाएगा ये पेपर तक, उतना करके जाना है, इसकी ऐसी टेंशन नहीं लेनी है, ये हम अगले महीने के एग्जाम के लिए तैयार करेंगे चैप्टर को। इस महीने चलेगा ये चैप्टर, इससे आगे नहीं बढ़ेगा, मैं बढ़ने दूंगा नहीं। एक से लेके 10, 12, 13 तक, जब जितना टाइम हो उतने टाइम में बस टेस्ट ही देने हैं। सुनो, रिड्यूसिंग नेचर, देखो जितने आराम से मैं हेडिंग डाल रहा हूं, आपको टेंशन नहीं लेनी है इसकी चैप्टर की, बहुत तेजी से खत्म हो जाएगा ये। कुछ पार्ट इसके स्लो है, कुछ फास्ट है, ये स्लो है पार्ट रिड्यूसिंग नेचर। तो रिड्यूसिंग नेचर में आपको एक जबरदस्ती का टॉपिक है, और ये आता है, मेरे को तो ऐसा लगता है फ्री के नंबर देना चाहते हैं, ये आता है रिड्यूसिंग नेचर। भाई रिड्यूसिंग क्या, इन सब में हाइड्रोजन है, PS3 में भी है, हालांकि PS3 के एंगल कुछ और है, लेकिन छोड़िए उस बात को, वो बात यहाँ थोड़ी ना कोई मतलब रखेगी। तो जितने बड़े बॉन्ड होते हैं, थोड़े बड़े कर लो बॉन्ड, बॉन्ड जितने बड़े होते हैं उतनी आसानी से टूटते हैं, ये तो आपको ही पता है। बिस्मिथ भी आता है इसमें, और क्वेश्चन में बिस्मिथ ज्यादा फेमस है, यानी बिस्मिथ के बॉन्ड ऐसे और लंबे दिखा दो। तो इस तरफ चलते हैं हम। तो इस बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, NH हो या PH हो, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, सुनना आराम से, एक मिनट में हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, ये बॉन्ड छोटा है, ये बड़ा है, ये और बड़ा है, ये और बड़ा है, ये और बड़ा, सबसे लंबे बॉन्ड है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, तो जो लंबे बॉन्ड होते हैं उन्हें तोड़ने में कम एनर्जी लगती है, छोटे बॉन्ड्स को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगती है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो डिक्रीज हो रही है। अब रिड्यूसिंग नेचर का मतलब होता है दूसरों को रिड्यूस करना, खुद रिड्यूस नहीं होना है, दूसरों को रिड्यूस करना। दूसरों को रिड्यूस कई तरीके से किया जा सकता है ना। तो ये रिड्यूसिंग, दूसरों को रिड्यूस किस किस तरीके से किया जाता है ये मत समझना, ये नहीं समझना है, हमें समझना है कि अगर मैं किसी को हाइड्रोजन दे सकता हूं, सुनना, चलो इसका फिगर बना देता हूं। ये आदमी दूसरों को हाइड्रोजन देता है, लो भाई साहब हाइड्रोजन, है ना, ये आदमी दूसरों को हाइड्रोजन देता है। तो इसका क्या करवा रहा है, रिडक्शन, हाइड्रोजन लेने वाले का रिडक्शन, तो ये रिड्यूसिंग है। तो रिड्यूसिंग वो है जो दूसरों को हाइड्रोजन दे, तो ये दूसरों को हाइड्रोजन दे रहा है, तो ये रिड्यूसिंग है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, सबसे आसानी से हाइड्रोजन वो दे सकता है क्योंकि वो बॉन्ड जल्दी टूटेगा। तो आपको बोलना है कि रिड्यूसिंग नेचर इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, और ये एक फेमस टॉपिक है उस तरफ। नहीं आया समझ तो पूछो, वरना मैं फिर अगली चीज पढ़ाऊं, छोड़ो इसे फिर। ये हो गया जी रिएक्शन विद हाइड्रोजन।
अब सुनना अगला टॉपिक, स्क्रीनशॉट लो इसका। स्क्रीनशॉट लो। हाँ, तो इसके मैंने ये कई ऑर्डर तुम्हें बताए, ये ऑर्डर ऐसे आपको याद रखने हैं। अब यहां देखना दूसरी चीज, है ना, क्लास स्किप मत करना किसी भी तरीके से, लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। अच्छा ये देखो, ये वाला टॉपिक आसान है तो आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या पढ़ना है। ऑक्साइड पढ़ने हैं आपको इनके, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ओ ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 15। आप पढ़ेंगे तो आपके बहुत सर में दर्द होगा। तो आप ऐसे देखना, ऑक्साइड दो तरीके के बनाते हैं ये, N2O3 ट्राई ऑक्साइड, P2O3। कोई ऐसा भी ऑक्साइड हो सकता है कि जो ना बनता हो, तो कोई मतलब बहुत इसे ऐसे मत ले लेना भाई, मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूं, तो हो सकता है कोई ऐसा ऑक्साइड हो जो मेरे को ना मालूम हो और बनता ना हो, लेकिन ये तो लिखा है उसमें कि ये सभी ट्राई ऑक्साइड बनाते हैं। दूसरा, ये वाला ऑक्साइड N2O5, दो तरीके के ऑक्साइड बनाते हैं, P2O5, AH2O5। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पर अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप पागल हैं। हालांकि आप अगर वापस इतना ध्यान दीजिए कि क्या मैं हैंड टू हैंड उन्हें बता रहा हूं या नहीं, बस इतना पढ़ के ये श्योर हो जाइए। ठीक है, हैंड टू हैंड बताता जाऊंगा मैं, छूटेगा नहीं कोई भी क्वेश्चन बीच में जो भी आएगा। यहां पर नाइट्रोजन पे +3 चार्ज है, निकाल के दिखा देता हूं। N×2 + O×3 = 0, -2 × 3 -6, -6 हो गया, तो N×2 = इधर जाके +6, तो N = +3, तो इन पे सब पे +3 चार्ज है। पहले तो चार्ज याद रखना, इन पे +5 चार्ज है। भाई ये तो तय देखो कि नीचे की तरफ बिस्मिथ जैसे कंपाउंड +5 बनाना पसंद नहीं करते हैं, बिस्मिथ जैसे कंपाउंड +3 बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि बिस्मिथ में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी स्टेबल नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये बात याद रखना कि +5 और +3 किसमें स्टेबल है, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन रेयरली मिल सकता है कि इसमें कौन स्टेबल है, हालांकि वो मेरे हाथ से गुजरे बिना जाएगा नहीं। ठीक है जी, तो +5 बनाना बिस्मिथ में मुश्किल है, नीचे जाने पर +5 की टेंडेंसी घटती है और +3 की बढ़ती है। लेकिन ये सवाल नहीं है इसका, पहले तो इसे पकड़ लो, N2O5 इस कंपाउंड की ये स्ट्रक्चर है, भूलना नहीं है। भूलना मत। तुमसे पूछेगा नाइट्रोजन की कोवैलेंसी क्या है, यानी नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं। कोवैलेंसी इज 4, 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3 4, गलती नहीं करना है इसमें, है ना, ये क्वेश्चन मैंने कहा ना आएगा, ये पेपर में आ जाएगा। कोवैलेंसी इज 4, N2O5 की कोवैलेंसी 4 है, लेकिन क्या N2O5 +5 बना सकता है, और अगर यहां पर वो +5 बना रहा है तो कैसे। देखो ये बॉन्ड जो है ना, ये कोऑर्डिनेट है, ये क्या इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड पहचाने आ सकते हैं। हाँ, एक वीडियो दूंगा मैं, अगर तुम्हें पहचानना है तो पहचान लेना। अब ये मत कहना यही बता दो, अबे क्या हर चीज आएगी तो मैं ना वो टॉपिक पढ़ाने लग जाऊंगा क्या, चैप्टर पे ही तो रहूंगा। बड़ा आसान होता है बताना, अभी नहीं बता रहा हूं मैं, लेकिन मैं बताऊंगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इतना तो बताऊंगा कि कुछ समझ में आए। तो ये जो N2O5 है, इसमें ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट है, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने शेयर किए हैं इसमें। कोऑर्डिनेट का मतलब ये है, इसमें नाइट्रोजन ने एक ही शेयर किया है, इसमें भी एक यहां शेयर किया है, एक यहां शेयर किया है, तो ये सभी इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से दूर भाग रहे हैं, ये सभी नाइट्रोजन से दूर भागेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन दूर भागेंगे दोनों, तो ये तो दोनों ही नाइट्रोजन के हैं, तो इससे तो नाइट्रोजन पे +2 आने लग जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही नाइट्रोजन के हैं, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
यहां से दूर भागेंगे तो +1 आएगा, क्योंकि इसमें से एक ही नाइट्रोजन का है। ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है। सुन लो बात ध्यान से, कभी मेरे टॉपिक खत्म होते ही मत कह देना कि ये क्या था। मैंने कहा हम ये पढ़ रहे हैं कि नाइट्रोजन +5 तो बनाता है, मगर 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। सुनने वाले को ये गलतफहमी हो जाती है कि +5 अगर नाइट्रोजन बनाता है तो 5 बॉन्ड बना रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बॉन्ड उसने 4 ही बनाए हैं, बॉन्ड 4 ही बनाए हैं, लेकिन चार्ज +5 कैसे है? क्योंकि एक बॉन्ड कोवेलेंट है। ये सिंपल बॉन्ड है, इसमें एक ही है नाइट्रोजन का, ये वाला। इसमें 2 ऑक्सीजन के हैं, 2 नाइट्रोजन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से दूर भागेंगे, नाइट्रोजन पे +2 आएगा, क्योंकि ये दोनों ही नाइट्रोजन के हैं। ये दोनों नाइट्रोजन के लिए एक ही है। अगर ये दोनों भागते हैं तो एक पे एक का ही चार्ज आएगा, +1 +2 +3। ये 2 भागेंगे, +5। समझ गए आपकी नहीं कि नाइट्रोजन +5 बना सकता है, लेकिन कोवेलेंसी 4 ही है। क्वेश्चन एनसीईआरटी का। समझ गए मेरी बात की नहीं? एंड में बताना, अभी रुक जाओ। लेकिन फिगर तो बहुत ही घटिया बनाया है मैंने। एक टाइम था जब दशहरा होता था, तो मुझे कई दिन पहले से याद होता था। और अब दशहरा है, दशहरे पे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन जो आज मेहनत कर रहे हैं वो कल करोड़पति बन जाएंगे। ये भी एक अच्छी बात है, सुनने में अच्छी लगती है। कोवेलेंसी 4, बॉन्ड 4 ही है। हाँ भाई, ये बताना है कि ये सारे ऑक्साइड एसिडिक है, क्योंकि ये नॉन मेटल है। मोस्टली इनमें से नॉन मेटल है, तो ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड है। आर मोर एसिडिक। ये सभी एसिडिक है, ये सभी नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, और ये सभी एसिडिक है। ये तो सारे ही एसिडिक है। बिस्मिथ पे मुझे थोड़ा शक है, बाकी ये मैं गारंटी ले सकता हूं कि ये सभी एसिडिक है, ऑल एसिडिक। हालांकि किताब में इसका कोई जिक्र नहीं है, मगर इनमें क्या है कि ये दोनों तो एसिडिक है। याद रखना पड़ेगा जी, पहचानने के लिए आएगा। ये दोनों एम्फोटेरिक है, ये एसिड से भी रिएक्शन कर लेते हैं, बेस से भी। ये आपका प्रीडोमिनेंटली बेसिक है, इसका मतलब शुरुआत में ये बेसिक कैरेक्टर ही दिखाता है। तो ये ऐसे याद करना है। और एक बात, कौन से ज्यादा एसिडिक है? ये क्यों ज्यादा एसिडिक है, ये मोर एसिडिक? हालांकि इस बात पर कभी कोई सवाल नहीं आएगा कि ये क्यों ज्यादा एसिडिक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये बात ना हमेशा आती रहेगी इस तरीके की। ज्यादा चार्ज वाला ज्यादा एसिडिक ही होता है, क्योंकि जिसपे ज्यादा चार्ज है वो जल्दी लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, इजीली एक्सेप्ट लोन पेयर। और लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाले 1 करोड़ बार आ चुका है, लुईस बेस होते हैं। सिंपल बेस लिख लो, जरूरी नहीं है वो लुईस बेस ही हो। लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाले अबे नहीं, क्या कह रहा हूं मैं, लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाले एसिडिक होते हैं, देने वाले बेस होते हैं। तो ये लोन पेयर लेना किसके लिए आसान? जिसपे ज्यादा चार्ज है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा, जिसपे कम चार्ज है वो उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। तो हमेशा जब सेंट्रल एटम पर चार्ज ज्यादा होता है तो जो ऑक्साइड है वो ज्यादा ही एसिडिक होता है। अब बताइए, हो गया ये? कितना ही है ऑक्साइड? बताइए जल्दी। जिए तो जिए कैसे। ऐसे ही आपको ये सब याद करना है, एक एक बात। आपको इसके लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आपको किताब में सब मिलेगा।
अब सुनना आगे की बात। स्क्रीनशॉट लीजिए। एक नई चीज आएगी, जैसे इसमें नई चीज थी कि कौन ज्यादा एसिडिक होता है ना। और एक ये वाली बात बहुत जरूरी है, +5 वाली। देखिए, एक बात बहुत जरूरी अभी आएगी और उसे सीखेंगे, और ऐसे सीखना जैसे मैं बताता हूँ, है ना। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भाई हम जो सभी टॉपिक भूल गए हैं तो हम सभी टॉपिक पढ़ने लग जाएंगे, लेकिन मैं आपको इतना तो याद दिलाऊंगा कि आपका काम चलेगा। देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक कैटायन है और ये एक एनायन है। जो भी है ये, मतलब हाँ कैटायन, जिसे एक पे प्लस चार्ज है एक पे माइनस है। अगर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में है, रुको एक मिनट से हटाओ, अगर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में है तो कंपाउंड कोवैलेंट होता है, बिल्कुल कोवैलेंट होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए तो कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर आने लगता है। आयोनिक कैरेक्टर है तो ये बॉन्ड भी कोवैलेंट, ये लाइन ही बता रही है कोवैलेंट है, मगर इसमें आयनिक कैरेक्टर आ गया। इसे उल्टे तरीके से भी समझाया जा सकता है। ऐसे वाले एक एक कुछ 15 सेकंड का वक्त दो मुझे, जिससे ज्यादा बेनिफिट दे। कोवैलेंट में आयनिक बता रहा है। हाँ देखो, ऐसा करो, देखो ऐसे ज्यादा समझ आएगा। ये एक कैटायन है, ये एक एटम है और ये बी है। एटम ए ने बी को इलेक्ट्रॉन दिया, बी पे पहले से भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे मान लो बी पर पहले से लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे और ए ने अपने 2 और दे दिए, तो इस पर अब 8 हो गए। तो पहले तो ऐसे फिगर बनाओ, ए लूज करेगा इलेक्ट्रॉन और ये गेन। अच्छा, ए ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए बी को, ये इलेक्ट्रॉन है वो। 6 तो बी के पहले से ही है, 2 लॉस 2 गेन, तो ए पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब सुनना, वैसे तो ये बॉन्ड आयनिक है, पूरी तरह से आयनिक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, तो ये बॉन्ड पूरी तरह से आयनिक है। मगर कभी कभार क्या होता है कि जो कैटायन होता है ना, उसमें अगर 2 कैरेक्टर हो, एक तो उसका छोटा साइज हो और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हो, यानी चार्ज ज्यादा हो, हाई चार्ज लिख लो, चार्ज ज्यादा हो, तो छोटा कैटायन, और अगर उसमें चार्ज ज्यादा है, छोटा भी हो, मतलब छोटा हो वो भी अच्छा है, चार्ज ज्यादा हो वो भी अच्छा है। छोटा कैटायन हो और चार्ज ज्यादा हो, तो ऐसा कैटायन बहुत अट्रैक्टिव होता है। कैटायन इज वेरी अट्रैक्टिव, यानी दूसरी चीजों को अट्रैक्ट करता है। ये तो लैंग्वेज हो गई बेसिक। अब आपको बोलना है कैटायन इज वेरी अट्रैक्टिव का मतलब है कैटायन इज वेरी, कैटायन हैज हाई पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग का मतलब अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, हाई पोलराइजिंग पावर। इसके लिए 2 कैरेक्टर होने चाहिए, कैटायन छोटा, जितना कैटायन छोटा होगा और चार्ज उस पर जितना ज्यादा हो। तो ऐसे में होता क्या है कि अगर कैटायन बहुत अट्रैक्टिव है तो जो इलेक्ट्रॉन कैटायन ने दिए है ना, उन्हें ही वो खींचने लगता है।
अब आप कहें कि दिए क्यों जब खींचने लगता है, तो इनमें क्या दिमाग होता है क्या एटम्स में? ये सोच रहा है क्या कि मैंने दिए, अब ये बुरा मान जाएगा अभी खींचू ना, तो इनमें दिमाग थोड़ी होता है। इनसे तो जो होता है वो करते रहते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन दिया और फिर अपनी तरफ खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा बीच में आ जाता है, तो इसमें स्लाइटली कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। स्लाइटली कोवेलेंट कैरेक्टर। हालांकि बहुत डीप तो नहीं क्वेश्चन आएगा इसका पी ब्लॉक में, लेकिन एक छोटी सी बात बस ये याद रखनी है कि जब सेंट्रल एटम पर चार्ज ज्यादा हो, जैसे मैं आपसे पूछता हूं अभी आप बताना, अगर आप ये बता पाते हैं तो ये भी एक अच्छी बात है। जो PCl3 है, नो डाउट क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। PCl3 में फॉस्फोरस पे +3 चार्ज है, और PCl5 में फॉस्फोरस पे, बहुत ढंग से आंसर देना, फॉस्फोरस पे +5 चार्ज है, यानी ये कैटायन की तरह काम करेगा। ये कैटायन नहीं है लेकिन उसकी ही तरह काम करेगा। आप बताएंगे कौन सा कंपाउंड ज्यादा कोवलेंट है, यानी कौन से बॉन्ड्स में ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर है? हम्म, हाँ, ऐसे ही पहचानना है, या साइज छोटा हो। जैसे लेट सपोज, एक चीज और, मान लो ये होता NCl3, हालांकि NCl3 मुश्किल ही बनता है, लेकिन अगर ये होता, इन दोनों में से कौन ज्यादा कोवेलेंट है? NCl3, क्योंकि उसमें कैटायन छोटा है, N+ छोटा है। क्योंकि N छोटा है, दो चीजें लिखी हैं। एक तरीके से मान लो कि कैटायन कैटायन वो है जिसपे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो यहाँ वैसे ही कैटायन नहीं है, लेकिन ये काम ऐसे ही करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा वापस। स्मॉलर कैटायन ज्यादा खींच सकता है बड़े कैटायन के मुकाबले, और इन दोनों में ये वाला ज्यादा खींच सकता है। तो ये मोस्ट मोस्ट तो नहीं, इन दोनों में PCl3 एंड PCl5 में, PCl3 एंड PCl5 में ये ज्यादा कोवलेंट है। आप कहेंगे, पूछ सकता है भाई ऑप्शन में, क्योंकि कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, और PCl3 और NCl3 में NCl3 ज्यादा कोवलेंट है, क्योंकि यहाँ भी कैटायन छोटा है। यहाँ कैटायन छोटा है, छोटे में भी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, दोनों में से ये छोटा है, और इसमें से इस पे चार्ज कम है, इस पे ज्यादा है। ज्यादा चार्ज वाले में भी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होती है। तो अब इसका क्या करना है? तो मैंने आपको बोला ना कि बहुत ज्यादा डिटेल में ये नहीं आता है, जितने का मैं इस्तेमाल करूंगा उतना आपको बस मैंने बता दिया है। एक आधी रीजनिंग के लिए है, पढ़ रहे हैं हम इसे, बस आपको ये याद रखना है जिससे चार्ज ज्यादा हो वो ज्यादा कोवलेंट है। और क्यों ज्यादा कोवलेंट है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। भाई NCl3 और PCl5 में नहीं आएगा ना, एक जैसी ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा NCl3 और PCl3, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम में आएगा ना, NCl3 PCl3। ये 11th में आता था टॉपिक, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी। अभी रुको, तो अब हमें क्या पढ़ना है, देखो क्या पढ़ना है। देखो, अब एक टॉपिक आएगा हैलाइड। एक टॉपिक आएगा हैलाइड।
सुनना, हैलाइड, हैलाइड मतलब हैलोजन। पहले तो ऐसे याद करना, ये दो तरीके के हैलाइड बनाते हैं, जैसे PCl3 एंड PCl5। अब यहाँ पर चेंज भी हो सकता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, PbR3, Ti3। तो आपको ये याद नहीं रखना पड़ेगा कि क्या क्या बना सकता है, मतलब क्या क्या यहाँ पर हो सकता है, ये सब चक्कर नहीं है। सिर्फ ये याद रखना है कि ये दो तरीके के हैलाइड बनाते हैं, ट्राई हैलाइड और पेंटाहैलाइड। कल ही मैंने आपको ये समझाया है कि ट्राई हैलाइड, शेप याद करनी है पहले तो। ट्राई हैलाइड पिरामिडल शेप होती है और इसका हाइब्रिडाइजेशन था sp3 फॉस्फोरस का, कल ही मैंने बताया ये। और PCl5, और मैंने आपको एक वीडियो भी भेजी है जिसे देखने की आपको फुर्सत नहीं मिल रही है, तो वो वीडियोस में हाइब्रिडाइजेशन ही पढ़ाया हुआ है। इसकी शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। तो जितने भी पेंटाहैलाइड होते हैं इनके, वो सभी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होते हैं और हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d। इसके तीन बहुत मेन क्वेश्चन है, नोट करना उन्हें। देखो, पहला, वाई नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म NCl5, यानी पेंटाहैलाइड, पेंटाहैलाइड क्यों नहीं बना सकता? नाइट्रोजन नहीं बनाता, याद रखना, नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड नहीं बनाता। तो नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड क्यों नहीं बना सकता है? अरे, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड ही नहीं बना सकता। नाइट्रोजन बॉन्ड ही 4 बनाता है। पेंटाहैलाइड में कितने बॉन्ड होते हैं? 5। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म मोर देन 4 बॉन्ड, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता नाइट्रोजन। इसका सीधा सा रीजन है अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अगर डी ऑर्बिटल होती तो इलेक्ट्रॉन उसमें जंप करवा के ये 5वां बॉन्ड बना लेता, लेकिन डी ऑर्बिटल नहीं है। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म मोर देन 4 बॉन्ड, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल नहीं है। अब देखिए, दूसरी चीज जो इसमें बहुत पूछी जाएगी, आएगा ये लिखने के लिए, फिर तुम कहोगे कि सर ये कहाँ है? कुछ भी नहीं है, देखो एनसीईआरटी में, बस मैं तो तुम्हें ये दिखा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर क्वेश्चन है। NF3 ओनली स्टेबल। भाई वो ठीक है कि तुम लिख रहे हो कि भाई ये सभी ट्राई हैलाइड बना लेते हैं, नाइट्रोजन में सिर्फ NF3 ही बनता है, NCl3 भी नहीं बनता है लेकिन वो बहुत ही कम स्टेबल है। तो इन NF3, इन केस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में सिर्फ F ही चलता है। देखो, एक तो नाइट्रोजन 5 वाले तो बनाता ही नहीं है, 5 में तो कुछ भी वो नहीं बनाता है, 3 वाले में भी नाइट्रोजन सिर्फ NF3 ही स्टेबल है। इन केस ऑफ नाइट्रोजन ओनली, पता चल जाएगा, NF3 ओनली स्टेबल, NF3 ही स्टेबल है, यानी F ही। तो पूछेगा वो आपसे कि नाइट्रोजन के कौन से हैलाइड स्टेबल है, मार्क करने के लिए आएगा। फ्लोराइड्स। तीसरी चीज, BiF3 कोवेलेंट होता है नेचर में। अब इसमें ये कैसी बात आ गई कि BiF3 कोवेलेंट होता है? बताती हूँ ना। लो इसका स्क्रीनशॉट। वो क्या उल्टा लिख दिया मैंने। BiF3 कोवेलेंट नहीं होता है। क्या समझाऊंगा मैं इसमें? ये नॉट कोवेलेंट, बताता हूँ ना, सुनो। अब इसका एक सवाल देखना, इसी पर ही रहना, स्क्रीनशॉट लो इसका।
तो ये इंडिविजुअली याद करना है। जैसे एक क्वेश्चन है कि पेंटाहेलाइड नहीं बनता, एक है NF3 ओनली, सिर्फ NF3 ही स्टेबल है, एक है BiF3। तो कैसे? किताब पढ़ के, अच्छे से किताब पढ़ के सब उसमें मिलेगा। आप सुनिए, ये बड़ा आसान है बताना कि जो ट्राई हेलाइड होते हैं, यहां देखना यही टॉपिक है अभी भी, ये हेलाइड्स ही चल रहा है, तो इन स्क्रीनशॉट्स को या इनको उतार लेना ढंग से। जो हेलाइड्स है, ऑल ट्राई हेलाइड्स आर कोवेलेंट, सभी ट्राई हेलाइड्स कोवेलेंट होते हैं ग्रुप 15 में। जैसे आपका ये PCl3 है, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड है। पहली बात तो ये दोनों ही नॉन मेटल है और बॉन्ड कोवेलेंट ही होता है ऐसे में। मगर जो BiF3 है, BiF3 में जो बिस्मिथ है ना, पहली बात तो वो मेटल है, तो मेटल मोस्टली आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। दूसरी बात, लो पोलराइजिंग पावर है बिस्मिथ की। लो पोलराइजिंग पावर का मतलब है बिस्मिथ हाई साइज, साइज बहुत बड़ा है, और बड़े साइज के कैटायन की पोलराइजिंग पावर कम होती है। हमने ये पढ़ा है कि पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होगी कैटायन की, उतना ज्यादा कंपाउंड कोवेलेंट होगा। तो जितनी कम पोलराइजिंग पावर होगी, उतना ही कम कोवेलेंट होगा। तो वो यही बता रहा है कि ये कंपाउंड आयोनिक है। बाकी कोई भी हो, चाहे वो NF3 हो, चाहे PCl3 हो, चाहे ASCl3 हो, ये सब आयोनिक, ये कोवेलेंट है, ये सारे कोवेलेंट है। मगर BiF3 कोवेलेंट नहीं है, ये आयनिक है। इसका सबसे आसान का तरीका है ये मेटल समझ लेना, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ऐसे समझ लो ना। मेटल नॉन मेटल कोवेलेंट नहीं, आयनिक बना रहे हैं। ये आ गया समझ में? तो इस तरीके के टॉपिक खत्म। अब देखना ध्यान से मैं क्या कराता हूँ, जल्दी समझाऊंगा, और ये जरूरी चीज है जो अब मैं समझाऊंगा। तो ये वो पैराग्राफ्स हैं जो आप पढ़ नहीं सकते थे, ये मैंने आपको अपने साथ साथ बता दिए हैं पढ़ के। अब आप ये कहें कि इसमें इतनी रीजनिंग क्यों है? भाई रीजनिंग तो याद भी कराई जा सकती है, लेकिन मैं तो वैसे ही स्लो बता रहा हूँ, तो इसको आप याद कीजिए। तो इसमें रीजनिंग क्यों है, तो ये एक अलग सवाल है। इस चीज का कोई इलाज नहीं है कि इसमें इतनी रीजनिंग। जब ऐसे बच्चे सवाल करने लगे तो फिर हम उससे क्या कह सकते हैं? तो ये तो सोचना ही नहीं है कि इसमें इतनी रीजनिंग क्यों है, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है। बच्चे इसे रट डालते हैं, बिल्कुल खत्म कर देते हैं। तो ये कुछ नहीं है। आपको अगर ये रीजनिंग ज्यादा लग रही है तो आपको अपने लेवल में थोड़ा सुधार लाना, और कुछ नहीं करना है। चैप्टर को कम नहीं करना है, अपने लेवल को बढ़ाना है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और आगे चलते हैं। देखना आप ध्यान से मैं क्या बताता हूँ। भाई इसकी रिएक्शंस आती हैं। रिएक्शंस में सारी रिएक्शंस के मैं मेथड बता सकता हूँ। वो कोई ऐसे मेथड नहीं है कि कोई सरकारी मेथड है। वही तुम मेरे हिसाब, मेरे तरीके से रिएक्शंस याद करोगे तो तुम्हें याद हो जाएंगी। बस देखना, जैसे हमें डाई नाइट्रोजन बनाना है, पहला टॉपिक है हमारा डाई नाइट्रोजन। अरे जो भी है तुम ये छोड़ो, हमारे दो टॉपिक हैं, N2 एंड अमोनिया। हमें दोनों पढ़ने हैं, मतलब अब हमें N2 के बारे में ही पढ़ना है बस, और अमोनिया, ये टॉपिक आ गया ना। N2 और अमोनिया क्यों? क्योंकि हम ग्रुप 15 पढ़ रहे हैं, और नाइट्रोजन ग्रुप 15 का इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो नाइट्रोजन के दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, उनके बारे में पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि हम ग्रुप 15 पढ़ रहे हैं तो नाइट्रोजन उसका एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तो वो नाइट्रोजन के दो कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा रहे हैं। अब सुनो मेरी बात, जैसे जैसे मैं लिखता हूं, देखना मेरी तरह करना जैसे मैं करता हूं। पहले क्या करना, लिखना NH4Cl। ठीक ठीक, अब देखना मेरे साथ साथ, NH4Cl।
फिर से लिखना NH4, थोड़ा गैप छोड़ लो, फिर से लिखना NH4 2SO4 अमोनियम सल्फेट। तो पहले तो NH4Cl, फिर NH4 2SO4। अब की बार लिखना NH4 2Cr2O7, है ना। ये थोड़ा थोड़ा याद करना है भाई, SO4 लिखना है, Cr2O7 लिखना है। अब की बार लिखना NH4 NH2 CONH2 यानी यूरिया। बिना पढ़े मत चले जाना, क्योंकि आपको ये भी पढ़ना है कि वो इस क्वेश्चन, इस रिएक्शन को किस लैंग्वेज में बोल रहा है। बिना रीड किए मत चले जाना पेपर में। बाकी जो समझदार हैं बच्चे वो जाएंगे भी नहीं, लेकिन आप, मैं बता देता हूं आपको, जगा देता हूं बार बार। 4 कंपाउंड लिखे। अब देखो, इसमें डालो NaNO2, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, याद रखना। और CaOH2 बेस, ऐसा ही एक बेस इसमें पेल दो, NaOH, है ना। ऐसे याद रख लेना, इसमें COH2, इसमें NaOH। इसमें कुछ नहीं, इसमें पानी डालना। ठीक, दोबारा बता रहा हूं। कैसी है ये रुत के जिसमें फूल बन के दिल खिले। सुनो बच्चों ध्यान से, एक एक बात पे क्वेश्चन आएगा। NH4 2SO4, अगले में याद करा थोड़ा थोड़ा, अमोनियम डाइक्रोमेट है Cr2O7। लैंग्वेज याद रखनी है, तो इसके लिए आपको ये पढ़ना है। आप रीड करेंगे तो आपको ऐसा कुछ नजर ही नहीं आएगा जो ना पढ़ाया हो। ऐसी चीजें नहीं आएंगी, बस अमोनिया का कहाँ यूज है ये सब नहीं लिखूंगा मैं, तो रीड जरूर करना है। अब जैसे अमोनियम क्लोराइड है तो आपने थोड़ा सा याद आ गया होगा आपको, इसमें डालना है NaNO2, इसमें डालना है CaOH2, इसमें डालना है NaOH। बेस से याद रखना है, एक बार कैल्शियम का बेस है, एक बार सोडियम का। इसमें डालना है पानी, पानी तो जल्दी याद आ जाता है। देखो ये जो रिएक्शन है, देखना ध्यान से, ये जो रिएक्शन है COH2 वाली, इसमें बनेगा NH3 H2O। सेम है, NH3 H2O। NH3 H2O। अब सुनना, बस इसके साथ लिखना है कैल्शियम क्लोराइड, इसके साथ लिखना है सोडियम सल्फेट Na2, इसके साथ लिखना है Cr2O3। अब अगला सुनना, N2 प्लस H2O, N2 प्लस H2O, इसके साथ लिखना है NaCl, इसके साथ लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो तुमने बनाई है डाइनाइट्रोजन, दिख गया तुम्हें अपने आप ही। ये तरीके हैं अमोनिया बनाने के, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। बताओ आया समझ? हो जाएगा ना ऐसे याद? अभी आगे आएंगे रिएक्शन, देखते रहो। ये वाली तो हो जाएंगी ना, 5-6 निपटा दी मैंने ऐसे ही, बहुत आसान लगेंगी जब मैं चलाऊंगा हाथ, ध्यान देना।
हाँ ठीक है ना। अब कैसे याद करना है ध्यान रखना है इस बात का। अब देखो, अगली देखना आगे क्या करता हूँ मैं। अब नाइट्रोजन की कुछ और भी रिएक्शन है N2 की, स्पेशल बात है N2 पर कुछ स्क्रीनशॉट। तो ऐसे मैं सारी रिएक्शन लिख दूंगा, हालांकि मैं इनकी बैलेंसिंग भी कर देता हूँ, लेकिन मैं ज्यादा चक्कर में इसलिए नहीं पड़ रहा हूँ क्योंकि भाई याद भी तो रहना चाहिए ना। बैलेंसिंग भी इसकी एक तरीके से हो जाती है, मतलब याद सी रखनी पड़ती है वो। तुम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट ही याद कर लो, बैलेंसिंग तो फिर भी तुम कर ही लोगे यार। देखो, एजाइड, एजाइड कहते हैं N3 माइनस को, ध्यान देना इस पे क्वेश्चन आएगा 101%। N3 माइनस, एजाइड कहते हैं N3 माइनस को, और N3 माइनस को कहते हैं नाइट्राइड। ये ऊपर है, ये 3 माइनस ऊपर है, ये 3 नाइट्रोजन एटम है, ये एक ही नाइट्रोजन एटम है, उस पर 3 नेगेटिव है, ये 3 नाइट्रोजन एटम है, उन पर 1 नेगेटिव है, ये एजाइड है। अगर मैं एजाइड को ग्रुप फर्स्ट से मिलाता हूं, ग्रुप फर्स्ट से, अगर मैं एजाइड को ग्रुप फर्स्ट से मिलाता हूं, ठीक, एक मिनट, तो ग्रुप फर्स्ट में आता है लिथियम सोडियम, तो इन पे चार्ज होता है +1, Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस। एजाइड के साथ कैसा फॉर्मूला बनेगा, प्लस और एक माइनस, तो LiN3, यही तो बनेगा, LiN3, ये एजाइड है। और ये देखना इसके साथ कैसा बनेगा, 1 प्लस 3 माइनस, तो तुम्हें ये 3 लेने पड़ेंगे, Li3, 1 पे 1 प्लस था, 3 पे 3 प्लस, इस पे 3 माइनस, तो ये नाइट्राइड है, ये लिथियम एजाइड है, और ये लिथियम नाइट्राइड है। एक लिथियम एजाइड है और एक लिथियम नाइट्राइड है। तो NaN3, तो ये सोडियम नाइट्राइड नहीं है, ये सोडियम एजाइड है। Na3N, वो सोडियम नाइट्राइड है। क्या इससे सवाल आ गए? हाँ। और ये क्वेश्चन ये ऐसे लिखा हुआ है किताब में, जैसे लगेगा कि नहीं आएगा। ग्रुप सेकंड पर देखना, ग्रुप सेकंड पर 2 चार्ज होता है, नजर रखना, बेरिलियम Be2 प्लस, Mg2 प्लस, Ca2 प्लस, सबसे खास है बैरियम Ba2 प्लस, इससे मिलाना है। इस पर 1 माइनस है, इस पर 2 प्लस है, तो 2 प्लस के साथ 1 माइनस थोड़ी चलेगा, तो इस पर 2 लगाओ। ओ हाँ, BeN3, 2 माइनस 1, 2 प्लस, 2 प्लस 2 माइनस, बैरियम ले लो इसकी जगह, इसका नाम है बैरियम एजाइड, पहचानना पड़ेगा ये पेपर में। नाइट्राइड कैसे दिखता, 2 प्लस 3 माइनस, 2 प्लस 3 माइनस, चार्ज बराबर कर दे मेरे बेटे, इसे 6 प्लस बना ले, इसे भी 6 बनाने के लिए इसे तो ले ले 3, ब्रैकेट क्यों लगा रहे उसमें, 6 बनाने के लिए ये तो ले ले 3, ऊपर लिख रहा हूं +2, 3 लिए तो 6 हो गए, इसे ले ले 2, N2, तो ये बैरियम नाइट्राइड है। तो अगर आपको बहुत प्योर नाइट्रोजन बनानी है, तो वेरी प्योर पूछेगा ना पेपर में, ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे तुमने, बहुत प्योर नाइट्रोजन, वेरी प्योर N2 बनानी है, तो वो बैरियम एजाइड से बनेगी। बैरियम एजाइड को अगर तोड़ दिया जाए तो बैरियम अलग हो जाएगा, और 3 N2, 3 दूनी 6 है ना, ये 3 N2 अलग, तो ये बैरियम एजाइड को तोड़ा जा रहा है, नाइट्राइड को नहीं। तो उन्होंने भी NCERT में एक क्वेश्चन दिया है, वो ये कह रहे हैं उस क्वेश्चन में
कि सोडियम एजाइड को तोड़ने से क्या बनता है। सोडियम एजाइड ये रहा NaN3 तो तोड़ने से क्या बनेगा इसे, एक तो Na निकलेगा और N2 निकलेगा। N मत निकाल देना, लेकिन N2 बैलेंसिंग क्या, यहाँ 2 लगा लो ना, तो ये 2 Na कर देना और यहाँ फिर 3 N2 कर देना। तो ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ऐसा नहीं कि रैंडमली फेंके गए हैं, तो आपको समझना पड़ता है एजाइड क्या है। तो ये बैरियम एजाइड से प्योर बनेगी, लेकिन उसने क्वेश्चन दिया है सोडियम नाइट्राइड को तोड़, सोडियम एजाइड को तोड़ने पर क्या बनेगा। समझ में आ रहा है ये एजाइड और नाइट्राइड, 1 2 3 लाइनों के लिए इतना सब कुछ लिखा है मैंने। जल्दी जल्दी बताओ, आगे भी पढ़ना है मैं, अभी काम है 5-10 मिनट का और बहुत जरूरी तरीके से बताऊंगा मैं। हाँ, कई तो इसमें दशहरे में है, लगा के बैठे हैं बस ऐसे ही, कई तो दशहरा मना रहे हैं, लगा के बैठे हैं। हाँ देखो, जो क्लास ले रहा होगा उस पर जवाब दिए बिना कभी ना कभी रहा नहीं जाता, कभी ना कभी तो वो लिख ही देता है कि हाँ भाई सर ये बात है। अब एक नॉर्मल सिचुएशन सोचो कि जो ले रहा होगा वो कभी ना कभी लिखता ही है, और जो ले रहे हैं क्लास उन्हें ये पता है कि सर क्या समझा रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो भाई, रिएक्शन लिखना बताऊंगा भाई, सारी रिएक्शंस के मेथड बता दूंगा, याद रखना। असीर ने लिख दिया, यस सर, असीर को लग रहा था सर को मुझ पे सुनो, सारी रिएक्शन के मेथड बता दूंगा मैं, जितनी है इसमें, है ना, ऐसी याद, कठिन नहीं लगेगी, देखते रहना। तो रिएक्शंस लिख तो रहा हूं मैं, लेकिन पढ़नी है तुम्हें ये, बस चैप्टर पढ़ते चले जाना है, जैसे सीरियल वाइज जैसे आता जाए, बस कोई भी लाइन छोड़नी नहीं। अब सुनो मेरी बात, अमोनिया पे आ जाओ वापस, 2 थे ना, N2 और अमोनिया, अमोनिया पर आ जाओ, अभी चल रहे हैं यही समझा दो जब तक तुम खेलो कुछ देर। अमोनिया पे आ जाओ भाई, अमोनिया कैसे बनाई थी वो आपने देख लिया था, 2-3 तरीके से बनाई थी। इस रिएक्शन को समझना है, N2 + 3H2, अरे कुछ नहीं समझना है, बहुत आसान है, तो मुझसे लिखवा लो, चाहे हिंदी में ये क्वेश्चन आएगा, बस क्वेश्चन क्या आएगा यही उनका मकसद ही ये समझाना है। अमोनिया लार्ज स्केल पर, तो ऐसी तो पढ़ना है, तो मैं उसमें वो बोलेगा ना भाई कौन सी रिएक्शन, उनमें से कई रिएक्शन तो इंडस्ट्रियल थी, कुछ थी लैब में, तो ऐसे पूछ लेगा वो लैब में कौन सी रिएक्शन चलती है, इसलिए पढ़ के जाना है। लार्ज स्केल पर, बड़े स्तर पर अमोनिया ऐसे बनाई जाती है, लेकिन ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या दिक्कत होती है, दोनों चीजें बची रहती हैं, रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी। अब जिन्होंने इक्विलिब्रियम मुझसे पढ़ा है उन्हें पता है कि रिएक्शन शिफ्ट होती रहती है इधर उधर, कभी प्रोडक्ट ज्यादा हो जाता है, कभी रिएक्टेंट, अगर आप इसमें कंडीशंस में चेंज करेंगे तो कभी रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा, कभी प्रोडक्ट। अगर आपको प्रोडक्ट ज्यादा रखना है तो ना, इसे कहते हैं मैक्सिमाइज यील्ड। उपज ज्यादा करने का क्या मतलब होता है, जो लगाई है चीज वो कम बचे और वो प्रोडक्ट में ज्यादा से ज्यादा बदले, तो ये बचे कम बने ज्यादा। तो मैक्सिमाइज यील्ड के लिए ऑप्टिमम कंडीशन, ऑप्टिमम कंडीशन का मतलब उससे ना तो ऊपर जाना है ना उससे नीचे। प्रेशर याद कर लेना भाई, बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 200 गुणा में 10⁵ पास्कल होना चाहिए इस कंटेनर के अंदर। टेम्परेचर 700 केल्विन, इससे ना कम ना ज्यादा, ऑप्टिमम लिखा है, ना ज्यादा, ना आगे जाना है ना पीछे जाना है, इसी पर ही रहना है। और 2 कैटलिस्ट, नाम मत भूल जाना, Al2O3 एंड K2O। तो ये पूछा जाएगा, रिएक्शन बेशक से तुच्छ सी है लेकिन इस पर सवाल आता है। प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, तीनों याद करने हैं।
अमोनिया बनाने की ऑप्टिमम कंडीशन है, क्योंकि अमोनिया एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों चीजें बच जाती हैं। रिएक्टेंट कम से कम रहे और प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा, तो इस कंडीशन पर अमोनिया को बनाना है। अब सुनो, अमोनिया एक लुईस बेस है क्योंकि उस पर लोन पेयर है। अब तुम्हें, जैसे तुम इस बात को थोड़ा हल्के में लोगे, लेकिन ऐसा नहीं है, इस पे क्वेश्चन आएगा। अमोनिया पे लोन पेयर है क्योंकि इस पे लुईस बेस है। अमोनिया पे लोन पेयर है क्योंकि अमोनिया लुईस बेस है क्योंकि उस पे लोन पेयर है, और लोन पेयर डोनर बेस होते हैं। अगर आप इसकी पानी से रिएक्शन कराएंगे तो ये पानी से H प्लस ले लेगा। H प्लस लेने पर बनेगा NH4 प्लस प्लस OH माइनस। तो देखा, इसने OH माइनस प्रोड्यूस किया। तो जो पानी से H प्लस ले ले, लेट सपोज कि पानी में दो चीजें हैं, H और OH। पानी में दो चीजें हैं, H और OH, और अगर मैं पानी में से H ले लूं तो पानी में सिर्फ OH बचेगा और पानी बेसिक हो जाएगा। तो अमोनिया को पानी में डालोगे तो अमोनिया पानी से H ले लेगा, तो पानी में सिर्फ OH माइनस बचेगा। अब इसे लिख लो NH4OH, ऐसे इज्जत के साथ। देखना रिएक्शन कैसे लिखनी है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, मगर इसमें एक खास बात है, ये सॉल्ट के पीपीटी बनाता है। मेटल सॉल्ट को पीपीटी में बदल देता है। तो दो मेटल सॉल्ट के बारे में आपको दिया गया है, तो दो के बारे में आप भी याद कर लीजिए, जब रिएक्शन लिखनी आसान है ना। ये दो सॉल्ट याद रखना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ZnSO4 FeCl3, Zn और OH, ZnOH2, ये वाइट पीपीटी है। तो ये मेटल के सॉल्ट को पीपीटी में बदलने के काम आता है। NH4 और SO4, NH4 और SO4 अमोनियम सल्फेट डबल डिस्प्लेसमेंट है। Fe और OH, मगर FeOH मत बना देना, Fe2O3.XH2 रस्ट, ब्राउन पीपीटी। दूसरी चीज आसान है, अमोनियम क्लोराइड। एक और चीज, तुम जाओ यहीं खड़े रहो। क्योंकि ये एक बेस है तो ये लोन पेयर डोनेट कर देता है, और लोन पेयर डोनर लीगैंड बोला जाता है। जो भी चीज लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं उसे लीगैंड बोला जाता है। मेरे पर चिपका देना ये व्हाट्सएप पे, लोन पेयर डोनेट करने वाले को लीगैंड कहते हैं। लीगैंड में एक खास बात होती है कि कॉपर लीगैंड कैटायन से बहुत रिएक्शन करते हैं। लीगैंड कैटायन से बहुत रिएक्शन करते हैं क्योंकि लीगैंड कैटायन को लोन पेयर चाहिए होता है। तो इसे जोड़ दो, कितना आसान है जोड़ना है। ऐसे Cu NH3 4, बस ये नंबर याद रखना पड़ेगा, 2 प्लस ऊपर लगा दो, डीप ब्लू कलर आएगा। डीप ब्लू कलर आने से ये साबित हो जाएगा कि अंदर कॉपर कैटायन है, यानी एक तरीके से कॉपर कैटायन के डिटेक्शन के काम आ सकता है ये अमोनिया लोन पेयर डोनेट कर देगा कॉपर कैटायन को, लालच में लोन पेयर कॉपर कैटायन ले लेता है, और इससे ये कॉम्प्लेक्स बनता है डीप ब्लू। और ये डीप ब्लू कलर साबित कर रहा है कि जो कैटायन है वो कॉपर कैटायन है। वहीं AgCl को साबित करना भी बड़ा आसान है कि आपके कंपाउंड में अगर Ag प्लस है, मैं बताता हूं पूरी डिटेल में, अगर आपके कंपाउंड में Ag प्लस है तो उसे साबित करना बड़ा आसान है। आप उसमें Cl माइनस डाल दीजिए, AgCl बन जाएगा, व्हाइट पीपीटी आएगा। लेकिन व्हाइट पीपीटी तो कई सब्सटेंसेस का होता है, तो अगर आपको यह साबित करना है कि ये व्हाइट पीपीटी Ag का ही है, तो आपको इसकी भी रिएक्शन अमोनिया से करा देनी है। यहां भी अमोनिया Ag को लोन पेयर डोनेट कर देगा और फिर से एक कंपाउंड बनेगा। देखो Ag NH3 2, ब्रैकेट में बंद कर देना, बाहर लिखना Cl। ये कंपाउंड कलरलेस है, तो अगर आपका व्हाइट पीपीटी कलरलेस हो जाए अमोनिया डालने पर, तो समझ जाना कि आपने जो व्हाइट पीपीटी था वो AgCl का था, क्योंकि AgCl का ही व्हाइट पीपीटी अमोनिया से रिएक्शन करके कलरलेस हो जाता है। आया समझ में?
तो ये भी रिएक्शन कुछ थी, मैं ये बताओ कठिन थी क्या ये रिएक्शन? ये याद होने वाली नहीं है क्या? ये याद नहीं होंगी? प्रैक्टिस करोगे ना इसकी बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। गुड। तो ये ऐसे तेजी से हो जाता है चैप्टर, कहीं कहीं ये स्लो रहता है और कहीं कहीं तेज हो जाता है। एक दिन अगर मैं इसके पीछे बढ़ूंगा, ठीक है, आज तो ये ठीक है इतना, अब मैं एक दिन के हफ्ते में किसी भी दिन इसके पीछे बढ़ूंगा, उस दिन ये बहुत सारा हो जाएगा। याद रखना, रिएक्शन लिखने के मेथड बताऊंगा मैं, तो कहीं मिलेगा नहीं, मैं ही बताऊंगा क्योंकि मैं ही बनाऊंगा। ठीक है ना? चलो, बाय। हाँ, मनाओ दशहरा। ठीक।